मैं आप सभी दर्शकों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये जो हमारा धारा प्रवाह चल रहा है, नए और पुराने कवियों के बीच का संगम, वो बहुत ही सुखद हो रहा है। देख के लगता है कि आज हम अपनी ही भाषा से, अपने ही साहित्य से किस तरह से परिचित हो रहे हैं, जिसका हमें पूर्ण ज्ञान ही नहीं है कि हमारा साहित्य कितना समृद्ध है, क्या कविताएं हैं, किस तरह से लोग लिख रहे हैं और कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो आप ये जो मैंने प्रयास शुरू करा है, उसके द्वारा मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों तक मैं नित्य प्रतिदिन एक नए कवि, नई कवित्रियों से आपका परिचय करवा रही हूँ। तो आज उसी कड़ी में हम आज आपको मिलवा रहे हैं अमृता पांडे जी से। अमृता पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृता पांडे जी धन्यवाद धन्यवाद मैम। ये एमए इन इंग्लिश और बीएड हैं, हल्द्वानी से हैं। देखिए, भाषा हम कोई भी बोलें, लेकिन अपनी मातृभाषा का जो ज्ञान है, जो उसकी जो समृद्धि है, जो उसके जो ज्ञान है, रस है, वो मुझे लगता है वो सिर्फ केवल अपनी ही भाषा में आ सकता है। हम कहीं भी पढ़ाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे पर शोध कार्य भी आरंभ किया था, परंतु किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और आर्मी पब्लिक स्कूल में 20 वर्ष का उनका शैक्षणिक अनुभव है। आकाशवाणी में आकस्मिक उद्घोषिका के तौर पर उनका 8 साल का अनुभव है। ये तो उनके अनुभव हैं। और उन्होंने और जो अपनी रचनाएं करी, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि 4 साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनके, 3 उनके प्रस्तावित हैं। अमर उजाला, उत्तर उजाला, दैनिक जागरण, अमृत विचार जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख और रचनाएं नियमित तौर पर प्रकाशित होते रहते हैं। दिल्ली प्रेस ने भी गृह शोभा और अन्य पत्रिकाओं के लिए रचनाएं उनकी स्वीकृत की। यानी वो कितना दिल से लिख रही होंगी कि जो आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि अमृता जी हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत आपका अमृता जी। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय लेखा जी। तो अब आप अपना परिचय अपनी रचनाओं द्वारा, और जिस कवि से भी आप, जैसे दिनकर जी का आज आप परिचय हमें करवाने जा रही हैं, तो आप हमारे दर्शकों से उनका परिचय करवाएं, जिससे कि लोग भी जी जाने कि हमारा कितना साहित्य जो है वो समृद्ध है। जी। जी जी। वैसे मेरा परिचय तो आप थोड़ा बहुत दे चुकी हैं। जी। और परिचय अपना देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले एक इंसान हूँ मैं। और जियो और जीने दो, ये मेरी बहुत नीति है और बहुत इसी पर मैं चलती हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल जब पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो लोग कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा बाद में है, पहले हमारे पास शरीर है जिसके द्वारा हम कार्यरत हैं, वो भी बहुत जरूरी है जानना। जी। और मैं एक साधारण से इंसान हूँ। बहुत सीमित मेरी ज़रूरतें हैं। आज के भौतिकवादी युग में भी मेरी ज़रूरतें बहुत सीमित सी हैं। बहुत सुंदर ये तो बात कह रही है, लोगों को बड़ा अच्छा संदेश दे रही हैं आप इस माध्यम से। जी। और थोड़ा बहुत गाने गुनगुनाने का शौक रखती हूँ। और जहाँ तक लेखन की बात है, तो मैं ये दावा नहीं करती कि मैं बहुत पहले से लिखती आ रही हूँ। जी। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो लिखना पढ़ना तो टीचर्स का काम करते है। हैं। जी। लेकिन डायरी में कभी-कभी कुछ लिख लेती थी। और पिछले 3 साल तक तो मैं सोशल मीडिया से भी दूर रहती थी। और ओह। पिछले 2-3 साल के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लिख दिया, उसको कहीं प्रकाशित भी वो हो गया, कहीं भेज दिया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। लोगों ने पसंद किया, तो फिर धीरे-धीरे ये सिलसिला चलता रहा। बहुत अच्छा, कहीं से तो शुरुआत होनी ही थी। तो जी, आपकी जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी, वो इस तरह से निकल करके लोगों के सामने उजागर हुई, जो कि बहुत जरूरी होता है। और ये जी, मंच जी, मैंने बनाया है अमृता जी इसी हिसाब से कि लोग ज्यादातर उनकी जो जी, जी, रचनाएं उनकी डायरी तक सीमित थी। तो जी। मैंने कहा उसको निकाला जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, वो बहुत जरूरी है। जी, मैम बहुत हाँ, अच्छा प्रयास आपका है ये। धन्यवाद। और वैसे जैसे आपने दिनकर जी
के बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ कहना चाहूँगी। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य जो है, उसमें जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, 12th के बाद तो मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, जी। लेकिन 11th-12th में हमने जो एक तो हमारा था गद्य संकलन और एक जी। काव्यांजलि, 2 किताबें हमारी लगती थी हाँ, मेन। हाँ, सभी उसके की अलावा ऐसे ही और लगती थी। जी, जी, हम जी, लोगों ने उसके भी अलावा ऐसे और ही भी पढ़ा थी। था। तो हाँ, हाँ, उनमें जो कुछ भी पढ़ा था, वो आज तक मतलब याद है। याद है। तो हिंदी साहित्य में जो भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, अगर उनकी आपस में तुलना करना बहुत मुश्किल है और हाँ, सब एक से एक हीरे हैं। मैं तो बिल्कुल, यही कहूँगी हमारे हिंदी साहित्य में एक से एक बढ़कर सब लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। वैसे मुझे छायावादी कवियों ने काफ़ी प्रभावित किया है, जैसे प्रसाद जी की कामायनी ले लीजिए, आँसू, लहर। झरना हाँ जी, कानन कुसुम, किसी भी रचना को हम ले लें और अरुण मधुमय यह देश हमारा, ये भी किसी छोटी कक्षा में पढ़ा था लेकिन आज तक याद है। याद है, बिल्कुल, और कहा जाता है कि हिंदी को दिशा देने में छायावादी कवियों की कवियों का बहुत बड़ा बहुत, योगदान रहा है। बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, गद्य और पद्य दोनों में ही उनका बिल्कुल बराबर, सशक्त लेखन है, बराबर बराबर योगदान लिखा है। है। जी, जी, बिल्कुल, बचपन में पढ़ी हुई रचनाएँ आज तक जेहन में हैं। और चौथे स्तंभ हैं इनमें सुमित्रा नंदन पंत जी। बिल्कुल, सही कह रही हैं। और मैं खुद अल्मोड़ा से हूँ और तो तो फिर तो जी, जी, सुमित्रा नंदन पंत जी से मेरा लगाव लगाव अधिक होना होगा ही, बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जी, और वैसे भी मैंने प्रकृति को नज़दीक से देखा है और पहाड़ के जीवन की विषमता, दुरूहता, इस सब को जाना और समझा है। हुँ, पंत जी की जैसे वाणी, पल्लव, युगांत, गुंजन, चिदंबरा, बूढ़ा चाँद, किसी भी रचना को हम ले लें तो पढ़ते-पढ़ते महसूस होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ये हाँ, सब घटित घटित हो रहा है। और अभी पिछले महीने ही कौसानी जाने का मौका मिला, ओके, तो पंत जी की प्रतिमा में श्रद्धा-सुमन अर्पित करने का भी मौका मिला और उनका पुश्तैनीय आवास भी देखा और वह बड़ा-सा हॉल भी देखा जहाँ पर उनका सं सामान, उनके चित्र और उनकी पुस्तकें संरक्षित की हुई हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को असल में सुरक्षित रखना, नहीं तो हमारी जो धरोहर है वो हाथ से फिसल जाएगी। जी, वो जी। वो बहुत ज़रूरी और है। मैंने वो कमरा भी देखा जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। वाह! क्या बात जी, है। तो तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। लेकिन आज आपकी एक बात से मुझे हम लोग अभी तक प्रकृति को जो देख रहे हैं, हम उसका केवल जो एक सुंदर रूप है वही देख रहे हैं। ये जी, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, बह रहे हैं, लेकिन जो आपने जी, विषमता की बात करी तो तुरंत सारी घटनाएं दिमाग में एकदम कौंध गई। कितनी परेशानियां भी हैं, कितना जीवन जी मैम, कठिन है पहाड़ों पर। हम लोग तो बहुत केवल कठिन जाते जीवन है। हैं, उसका सौंदर्य दर्शन करके और लौट आते हैं, जी, लेकिन विषमताओं की जो आपने बात करी वो दिल को छू गई आज मेरे बहुत। मैम अभी इस बीच इस बारे में काफ़ी आलेख लिखे हैं और दिल्ली प्रेस के लिए भी लिखे हैं भूस्खलन पे हम्म, और मतलब ये मानसून में जो आपदा आती है इस बारे में भी काफ़ी आलेख इस बीच में लिखे हैं। तो प्रकृति की सुंदरता को देखने के साथ-साथ हमें जो उसकी विषमता है हम उसको नहीं भूल सकते, कि वहाँ पर लोगों का जीवन कितना मुश्किल है, हाँ। ये सब हम लेकिन नहीं भूल देखिए सकते। अमृता जी, एक बात को आप मानेंगे, जी, आप बचपन से जैसे पहाड़ों पे ही रही होंगी, जो जी, आपका बचपन भी बीता होगा, जी, तब से और अब में बहुत अंतर आ गया होगा, क्योंकि जो भूस्खलन की चीजें पहले नहीं होती थी। जब से वृक्ष काटे गए, मेरे ख्याल से भूस्खलन तभी से हाँ, शुरू हुआ है, हाँ, उसके ये तो पहले तो तभी से कहीं हुआ है। सुने। तो ये हमारी करनी का फल है, जो शायद हम हमारी लोग आज। विकासवादी जो नीति है उसका ये परिणाम है कि जैसे हाँ, नई-नई सड़कें बन रही हैं, सड़कों का जाल बिछ सड़कों गया, पे पहले सड़कें कहाँ थी? लेकिन बिल्कुल। अब तो हर छोटे-छोटे गाँव में सड़क पहुँच रही है, तो उसके लिए प हाँ, पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो काटा जा रहा है। डायनामाइट की हथौड़ी उस पे बहुत चलाई जा रही है, तो बहुत दिल। उसका फर्क पड़ना ही है कहीं न कहीं। मैं अभी वहां गई थी, जम्मू गई थी, वहां पे जब मैंने जाकर मैं भी गई देखा, थी मैम जम्मू अभी कुछ दिन इतना पहले। दिल मेरा रोया है कि जो सुंदरता जी, थी उसकी डेवलपमेंट के नाम पे जो खत्म हो गई है। जी, तो बहुत तकलीफ हुई थी देखकर कि ये ट्रेन तो पहुंच गई, लेकिन जो पहाड़ों को नुकसान पहुंचा है जी, वो जी। देख के बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी अपनी बनाई हुई है जो आपदाएं, जो
हम मैं भी स्वयं अभी जीते पिछले 20 दिन पहले जम्मू गई थी मैम। हैं। ये संयोग की बात है कि तो बहुत तो वही मैंने कहा आपको ज्यादा अनुभव पहाड़ों का है, जी, जी। तो उसका दर्द भी आप ज्यादा और महसूस कर मुझे सकती हैं। वैसे भी मॉल्स में घूमने से ज़्यादा मुझे पहाड़ी पहाड़ों पे जगहों में घूमने का शौक है। पहाड़, हाँ ये रहा। जी जी, जी, बहुत अच्छी बात बस कही 2 आप। पंक्तियाँ और उनकी जी पंत जी की मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे उनकी पंक्तियाँ, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुःख, मैं नहीं मैं चाहता चाहता चिर चिर सुख, सुख। मैं नहीं चाहता चिर दुःख, सुख दुःख की आँख मिचौली, खोले जीवन अपना मुख। इन पंक्तियों में जीवन का सार निहित हाँ, है बिल्कुल। और अगर हम लोग इन पंक्तियों को आत्मसात कर लें, तो जीवन सुखमय सब होना ही सुख है। में हो रही है। सही जी, बात, बहुत सही बात कही जी। और मैम अब आते हैं दिनकर जी पे। जी तो जी जी। चेतना और वीर रस के कवियों की बात जब आती है, तो एक ओजपूर्ण, एक धीर गंभीर सा चेहरे का, व्यक्तित्व का स्मरण हो उठता है। बिल्कुल। ऐसे थे हमारे दिनकर जी। आप मिली हैं उनसे, मुझे उनको देखने का सौभाग्य हुआ। मैंने नहीं उनको मैम, नहीं मैम, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी शायद, मुझे लगता है कि 1974 में। लेकिन मैंने उनको मंच पे देखा है, तो मुझे अभी भी जी, उनकी वो छवि याद है। इतनी गरिमामय थी कि जब उस जी, समय वो जी। बैठते थे और उनके साथ में गोपाल दास नीरज, गोपाल, सोम जी, ठाकुर और ये लोग सब जब बैठा करते थे, शिव मंगल सिंह सुमन, इन लोगों जी। का एक अलग ही एक मंच का गौरव बढ़ता था। तो आप आज उनकी रचना कह रही थी, वो साक्षात जैसे मेरे सामने उसी रूप में विराजित हो गए दिनकर जी। बस मैम, हमने तो इन लोगों को तस्वीरों में ही देखा है। नहीं, सभी हाँ पुराने जी। लेखकों को कभी हाँ, ऐसा अवसर मिला भी अवसर नहीं। नहीं मिला, लेकिन मेरा मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने करीब करीब सबको ही देखा हुआ है। जी, जी, बहुत जी। अच्छी बात है मैम। जी और आज 24 तारीख है, 24 अगस्त है, और आज से ठीक 1 महीने बाद 24 सितंबर को ही दिनकर जी का जन्मदिन भी है। जी दिनकर जी ने मुझे बचपन से ही प्रभावित किया है, जी क्योंकि वो किसानों की और आम आदमी की व्यथा को अपनी रचनाओं के माध्यम से बड़े ही सशक्त तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। जी। बचपन में जब उन्हें पढ़ते थे तो शायद उतना नहीं समझ पाते थे, हाँ लेकिन धीरे-धीरे जब समझ बढ़ी, तो उनकी रचनाओं की गहराई भी समझ में आती रही। जी जी दिनकर जी की कुछ छोटी-छोटी पंक्तियाँ यहाँ जी पर कहना जी चाहूँगी। जी। जैसे, मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत क्योंकि सुंदर। उनकी ये पंक्ति जो है, ये लोकोक्ति के तौर पे भी अब प्रयोग की जाती है, कई हाँ पंक्तियाँ उनकी। जी। इसी तरह, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। कितनी बहुत बड़ी बात कह बहुत दी, बड़ी बात, बहुत कितने 4 सरल शब्दों में शब्द, इतनी बड़ी बात इतनी कह दी। बड़ी बात कह जी। दी है, बिल्कुल। और आज़ादी की लड़ाई में उनकी रचनाओं का तो बड़ा योगदान रहा, ये सब हमने पढ़ा है और हम जानते हैं। जी जी क्योंकि इतनी ओजपूर्ण उनकी रचनाएँ होती थी कि इससे लाखों लोगों को प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। बिल्कुल। और मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है, कहीं पे पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि जब दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जी शायद ये 1972 में मिला था। 1974 में उनकी डेथ हो गई थी, उससे 2 साल पहले जी 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी तो उस वक़्त किसी पाठक ने या किसी ने हरिवंश राय बच्चन जी से पूछा था, बच्चन जी भी उनके समकक्ष थे। जी जी तो बच्चन जी से पूछा था कि क्या दिनकर जी को ये पुरस्कार मिलना उचित था? तो बच्चन जी ने उस वक़्त कहा था कि दिनकर जी को 1 नहीं, बल्कि 4-4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने थे। अच्छा जी। एक उन्हें गद्य के लिए और पद्य के लिए, भाषा के लिए और हिंदी की सेवा के लिए। उनको इन 4 चीज़ों के लिए अलग-अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने थे। तो आप देखिए कि कैसे लोग थे उस ज़माने में, एक-दूसरे की काबिलियत की कद्र करने वाले। कद्र करने वाले। क्योंकि बच्चन जी अपने आप में भी बहुत बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो रचनाएं फिर अभी भी लोग कम जी। से कम गुनगुनाते हैं बच्चन जी को, जी, ये बात जी। तो है। बाकी हाँ कवियों जी। के लिए तो शायद ये भी संभव नहीं रहा है। इसीलिए ये मेरा प्रयास रहा इस उमंग के कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों तक कुछ ना कुछ संदेश तो बराबर पहुंचे हमारी कवियों के,
और आप जैसे कलाकारों को मैं पहुंचा सकूं लोगों तक। जी और एक आजादी के बाद की जो दिनकर जी की रचना है, उसमें आजादी का दर्द भी उनकी रचनाओं में दिखता है। जैसे उन्होंने एक कुछ पंक्तियां कही हैं, है बड़ी बात आजादी का पाना नहीं, जुगाना भी। है बड़ी बात आजादी का पाना नहीं, जुगाना भी। कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। वाह, क्या बात है, और कहीं देखिए भूख ये बेताब हुई इसे तो आजाद। दुर्भाग्य कहें जी, हाँ, इसे अपना दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, हम आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ हमने अभी-अभी मनाई है, लेकिन अभी भी हमारी काफ़ी बहुत आबादी भूखी सोती है। बहुत कुछ करने को बाकी है। बस जी, कोशिश ही हो सकती है कि हम लोग ऐसे लोगों तक किसी न किसी रूप में देश की सेवा करें, तो कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाते रहें। शायद जागृति, शायद क्या आएगी ही, ऐसा मान के हम तो चलते हैं कि बिल्कुल मैम, जागृति आएगी। बिल्कुल मैम आएगी। प्रयत्नशील रहना पड़ेगा हमको सबको। हाँ जी। जी, बहुत सुंदर। अब हम आपकी रचनाओं का रसास्वादन करना चाहेंगे कि आपकी भाषा, आपकी शैली किससे किसकी तरह है, आपकी अपनी तरह है या आप किसी से प्रभावित हैं, वो तो सुन के पता चलेगा। मैम प्रभावित तो कहिए कि कई लोगों से हूँ, जी, कई पुराने कवियों से हूँ, लेखकों से हूँ, लेकिन भाषा शैली अपनी शैली जो है वो अपनी ही अपनी रखी है। नहीं, वो हमेशा और होनी भी चाहिए, अपनी निजता जी, बनाए रखने की बहुत जरूरी है वो। और ना मैं कोई बड़ा लेखक या बड़ी कवयित्री होने का दावा भी नहीं करती, बस जो कुछ भाव मन में आते हैं उनको कागज़ पर बिल्कुल, उतार देती हूँ। बहुत सुंदर है। अतुकांत कविताएँ लिखती हूँ जी, और थोड़ा बहुत हाइकू लिखने के प्रयास भी अरे किए वाह, हैं। बहुत बढ़िया। जी, एक आध आपको मैं उदाहरण हाइकू के देती हूँ अपने। जी जी जी। खुल रही है मेघों की पाठशाला, खुल रही है गगन मेघों काला। की, वाह, क्या यार, इतनी सुंदर चीजें हाइकू मुझे अभी रिसेंटली पता जी। चला, और मैं इतनी प्रभावित, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं लिख पाऊंगी कि नहीं। इतना नहीं मैम, क्यों नहीं लिख पाएँगी आप? बहुत बहुत ही बंधे हुए शब्दों में उसको, दिल के भाव को निकालना। फिर से कहिएगा, ये बहुत सुंदर कहा आपने। खुल रही है मेघों की पाठशाला, गगन काला। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। मतलब 3 भागों में इसको हाँ जी, 5, 7, 5, जी अभी वो सीखा मैंने 5 अभी। वर्ड। जी, तीन लोग आए जिन्होंने मुझे सिखाया कि हाइकू पर, अभी मैंने लिखने का प्रयास नहीं किया है। कोशिश करूंगी मैं भी। जी जी, सुनाइए। यह जीवन साँसों का संग्राम, कहाँ विश्राम। वाह, क्या बात। यह जीवन साँसों सांसों का का संग्राम, संग्राम, कहाँ कहाँ विश्राम। विश्राम। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत गहराई है, बहुत सुंदर। एक और, जी, असीम दुःख, असीम सीम दुःख, दुख, सकारात्मक रुख, अंतिम हल। वाह, दिल से वाकई वाह निकल रही है आपके हाइकू के लिए, बहुत ही सुंदर धन्यवाद लिखा। मैम, बस मैं भी अभी लिखना सीख ही रही हूँ, लेकिन बहुत सुंदर क्योंकि लिखा आपने ये। सीखना तो एक सतत प्रक्रिया जी है, जी तो मैं जी, अभी लिखना सीख ही रही हूँ। लेकिन बहुत अभी बहुत गलतियाँ भी इसमें निकलेंगी, नहीं, लेकिन लेकिन ऐसे मुझे ही तो दिल से निकली सीखता हुई है लग रही, इंसान। बहुत सुंदर है। जी, जी एक आखिरी और बोलूँगी। जी, मेघ फुहार, मेघ कजरी व मल्हार, सावन द्वार। वाह, मेघ मेघ फुहार, महार, कजरी व कजरी मल्हार, मल्हार, सावन द्वार। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत बधाई इसके लिए अमृता जी, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कहा। जी, और एक अब मैं अपनी रचना आपके सामने बिल्कुल। पढ़ती हूँ। अतुकांत रचना है। जी, दिल की बंजर भूमि पर विचारों की उपजाऊ मिट्टी लेकर, दिल की बंजर बंजर भूमि भूमि पर पर। विचारों की उपजाऊ मिट्टी लेकर, हरियाली के जो शब्द बोए थे मैंने कभी, जी, आज जब याद आया तो उन्हें देखने की चाह हुई। बहुत सुंदर, बहुत दिल सुंदर। की बंजर भूमि पर जी, विचारों की उपजाऊ मिट्टी लेकर, हरियाली के जो शब्द बोए थे मैंने कभी, आज जब याद आया तो उन्हें देखने की चाह हुई। बहुत सुंदर। और कदम बढ़ने लगे उस ओर, और पहले कदम, कुछ जी, और और कदम कदम बढ़ने बढ़ने लगे लगे उस ओर, उसको। पहले कुछ नजर नहीं आया,
फिर देखा कि बड़ी दूर कहीं कुछ हरा भरा सा था। वाह। ये मैम रचना इस तरह से लिखी है कि पहले कभी डायरी में पन्नों पे कुछ लिख लिया होगा और उसके हाँ, बाद उसको फिर वो उसको कहीं पूरी फिर धीरे धीरे निकली होंगी, उन्हें किसी पूरा कोने पे करना पड़ा होगा। रह गया। फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जब जी थोड़ा व्यस्तताएं कम हुई तो फिर उस ओर ध्यान गया, नहीं तो फिर नहीं, लिखना शुरू किया। बहुत सुंदर लिखा आपने जी। जी। और कदम बढ़ने लगे उस ओर, पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर देखा कि बड़ी दूर कहीं कुछ हरा भरा सा था। बहुत। पूरे पूरे जतन और मनोयोग से चल दी मैं उस ओर, जहां बोए थे मैंने शब्द और बोकर भूल गई थी फसल काटना। वहां पहुंची तो खुशी का ठिकाना न था। उग आए थे शब्दों के और विचारों के सुंदर झुरमुट। वाह, क्या बात है, बहुत उग सुंदर। आए थे शब्दों के और विचारों के सुंदर सुंदर झुरमुट, चुरमुर। जिन्हें सींचना भूल गई थी मैं। जिन्हें काली सींचना। घटाओं ने, ठंडी हवाओं ने उन्हें सींचा था, नमी दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही झुरमुट शब्द काली का बहुत दिन बाद झुरमुट शब्द सुनाई पड़ा है। बहुत ही प्यारा शब्द है झुरमुट। जी। बहुत प्यारा शब्द है जी। वहां पहुंची तो खुशी का ठिकाना न था। उग आए थे शब्दों के और विचारों के सुंदर झुरमुट झुरमुट, झुरमुट। जिन्हें सींचना भूल गई थी मैं। काली घटाओं ने, ठंडी हवाओं ने उन्हें सींचा था, नमी दी थी। सूरज की किरणों ने अपनी वात्सल्यमयी गर्मी से सहेज कर रखा था उन्हें आज तक। बहुत। ये झुरमुट, ये हरियाली गवाह हैं सुंदर अतीत के। इन्हें देखकर आज संतृप्त हूं मैं उसी तरह। सुबह का भूला शाम को घर आता है जिस तरह। बहुत सुंदर, बहुत ही। इन्हें देखकर संतृप्त हूं मैं उसी तरह। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आता है जिस तरह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आशावादी, बहुत ही सुंदर सटीक लिखी हुई है। तो इतने से तो जी नहीं भरा। अभी तो हम और आपकी कविताएं सुनेंगे। एक आध और सुनाइए। मैम रचना तो अभी मुझे दिख नहीं रही है अपनी। मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषा पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि हिंदी बिल्कुल कर दिवस भी लेते। आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जी। पे जब तक, हाँ, एक छोटी सी रचना मैंने आज लिखी है तो बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। सी निराशावादी, लेकिन आज मैं आपको सुनाने का दिल कर गया, पता नहीं क्यों। बिल्कुल मैम, हम भी सुनना चाह रहे हैं। दिल पे लगती है जब चोट कराह निकल जाती है। दिल वाह। पे लगती है जब चोट कराह निकल जाती है। मेरी निर्मोही आंखों को देखो, जल विहीन हो जाती है। बहुत खूब। मालूम है जग मिथ्या है, छोड़ इसे जाना है। मालूम है जग मिथ्या है, छोड़ इसे जाना है। फिर भी न जाने क्यों एक टीस निकल ही जाती है। बहुत खूब। बहुत प्रेम बढ़िया। दिया, विश्वास दिया। प्रेम दिया, विश्वास दिया। अपने जीवन का पल पल जिन सब पर निस्तार किया। अपना स्व मिटा मिटा कर जिन रिश्तों को परवान किया। आज नहीं है मेरी जरूरत। ये बुढ़ापे का एक, जो जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर हम अग्रसर होते हैं तो कहीं कहीं निराशा जरूर आती है। हालांकि वो आशावान हो जाते हैं बाद में, लेकिन कुछ क्षणों के लिए वो जरूर आती है। सही बात है मैम, और ये सबके साथ होता सबके है। साथ होता है, ये सबके जीवन की साथ यही होता है। यही यही जी। कटु सच है। अपना स्व मिटा मिटा कर जीवन रिश्तों को परवान किया। आज नहीं है मेरी जरूरत। पल पल एहसास कराते हैं। आंखों में बहुत नफरत, बढ़िया। वाणी में कटुता मुझको रोज दिखाते हैं। समझ गई पर देर से समझी। समझ गई पर देर से समझी। यात्रा कठिन नहीं थी। मैंने अपने कंधों पर बंधु बेमतलब ही बोझ लिया। बहुत खूब। यात्रा कठिन नहीं थी। मैंने अपने कंधों पर बंधु बेमतलब ही बोझ लिया। शांति मिलेगी एकाकी बैठो। शांति मिलेगी एकाकी बैठो। अपने ऊपर ध्यान करो। निज को पाना है ही मकसद। निज को पाना है ही मकसद।
अब जाना है देर से, नहीं कोई है अपना साथी, नहीं कोई अनुरागी, नहीं कोई है अपना साथी, नहीं कोई अनुरागी, चल पड़े हैं उस पथ पर जिस पर चलते अभ्यासी। शोक मनाना, उल्हाना देना, शोक मनाना, उल्हाना देना, व्यर्थ का है उपहास। अपने आप में सिमट जाओ, अपनेपन का साथी, तभी हो पाएगा एहसास। तो ये आज एक बहुत छोटी सी रचना थी। तो बहुत खूब, बहुत सुंदर थी, इसीलिए मैं बीच में बोली नहीं, मुझे मन कर रहा था कि चुपचाप बैठ के सुनती ही रहूं। बहुत सुंदर आपकी रचना है, मतलब रचना का सार आपका यही है कि अपो दीपा भाव जैसे कहते हैं, तो वही बिल्कुल है आपको कि दीपा भाव वही है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं और निराश हो फिर जाते लगता हैं। है निराशा हो जाती है। लेकिन सच्चाई तब समझ में आती, लगता है कि अपने कंधों पे बेमतलब ही हम बोझ लेकर के ढो रहे हैं। अपने निज को पाना है तो कुछ तो अभ्यास करना ही जी पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। ये है, लिखते हैं थोड़ा बहुत, हम भी कोशिश करते रहते हैं आप लोगों बहुत जैसा उत्तर बहुत सुंदर बढ़िया नहीं। लिख रही हैं आप, बहुत। लेकिन आप इतनी अनुभवी हैं और पहले से लिखती हैं, तो हाँ नहीं, लिख तो मुझे लिखते हुए बहुत अच्छी। 1972 में मैंने पहली लिखनी अपनी दो पंक्तियां लिखी थी। है अमा निशा आई, निस्तब्धता फैलाई, ये अभी भी मुझे बहुत याद सुंदर। है अमा निशा आई, निस्तब्धता फैलाई, मौन खड़े वृक्षों ने तारों को दी विदाई। ये मेरे बहुत जीवन की खूब। पहली दो पंक्तियां पहली, थी और जो वो याद भी रहती है। अपनी पहली रचना हमेशा याद याद रहती है। रहती है। उसके बाद बहुत पहली हर साल बार लग याद रहती है। जी। पहले फिर बहुत साल बाद इसको पूर्ण किया था, लेकिन तब लगता था बस जी दिल से ये निकल गया सो निकल गया। तो जी ये है। तो भाषा पे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी, हिंदी भाषा के ऊपर। जी। जी कहिए। मैम, काफी दिनों से मन में जैसे कुलबुलाहट सी रहती है, तो जी मुझे लगा कि आपके साथ इस बात को शेयर करना या नहीं, आपके जरूर साथ जी, थोड़ा-सा वार्तालाप करना अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हम ये मैं मानती हूँ कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में बच्चे की होनी चाहिए, बिल्कुल और इसी में वो समझ पाता है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में ही हम लोग उसको समझते हैं और भाव आते हैं। जी। लेकिन कई बार ये होता है कि हम दूसरी भाषाओं का अनादर, बहुत ज़्यादा विरोध क्योंकि करते भाषा का हैं, होना नहीं चाहिए। भाषा तो बहुत ज़्यादा भाषा है। विरोध करते हैं। जी हालाँकि बहुत सारे हिंदी भाषी या हिंदी प्रेमी लोग यहाँ पर मेरी बात का विरोध कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा जो है मेरे हिसाब से वो एक पुल बनाती है, वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं नहीं करती। करती, बिल्कुल सही। जी। और मातृभाषा जो है उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, उसका बिल्कुल संवर्धन, उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। लेकिन किसी दूसरी भाषा को दोषारोपित करना या सामाजिक बदलाव का कारण बताना मैं उचित नहीं समझती। क्योंकि जैसे विदेशी भाषाएँ जो है वो आज की ज़रूरत हैं, बिल्कुल है। आज की बिल्कुल ज़रूरत हैं। बिल्कुल क्यों? है। क्योंकि हमारा हिंदी समाज जो है, एक बात मुझे अखरती है कि हमारा जो हिंदी समाज है वो अनुसंधान और शोध से बचता है। हम्म। ये बात सच है। उसे रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, कई चीज़ें, हम्म। ये बात है। और जैसे कोई भी शोध होता है या अनुसंधान होता है, तो अंग्रेज़ी में उसका तुरंत अनुवाद हो जाता है। हिंदी में वो आता है, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। वो वहां से असल में जो हमारे देखिए जो हमारे वेदों की जो वाणी है, वो हमने जी, खुद नहीं पढ़ी, वो हमारी गलती रही कि हमने जी, संस्कृत को जी, नहीं समझा। तो लोगों ने जी। वहीं से लेकर के उसको अंग्रेजी भाषा में करा, जर्मनी में जर्मन भाषा में हुआ, और वहां हाँ से जी, फिर वो डाइल्यूट होकर के वापस हिंदी में आता है। वापस आता है, तो इसीलिए मतलब जो जी हम लोग जी हिंदी प्रेमी लोग हैं, हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए और अनुसंधान की एक चाह होनी चाहिए अपनी भाषा के प्रति, ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल सही और है। काम इसमें, वैसे इसमें काम हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा गति अभी उसकी काफ़ी वो अमृता जी धीमी एक है। चीज और कहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने जी, संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। जी,
अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा फिर से, जैसे पहले संस्कृत कंपलसरी भाषा होती थी, कंपलसरी होती थी। अगर उसको हम लोग कर दें, बजाय इसके कि जर्मन सिखाएं और फ्रेंच सिखाएं, जी, जी। वो सीख सकते हैं बच्चे, 11th-12th के बाद भी सीख सकते हैं, 10th के बाद भी सीख सकते हैं। जी, जी, सीख सकते हैं बेसिक, बिल्कुल। जी बेसिक अगर हम उनको शुरू से हिंदी संस्कृत का ज्ञान दें, तो हम समझते हैं कि शायद हम अपने धरोहर को बचा पाएंगे। बचा और पाएँगे। वो हर भाषा को सीखना जरूरी है, लेकिन जी, जी। एक उम्र के बाद सीखें अपनी भाषा सीखने के पश्चात। अपनी भाषा। तो हाँ जी। हमें ज्यादा मौका मिलेगा, जो आप जैसा अनुसंधान की बात कह रही हैं, जी, वो हम जी। तभी कर पाएंगे जब हम अपने वेदों को पढ़ेंगे। इतना अथाह ज्ञान है उपनिषद और वेदों में कि उसको कैसे समझा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम अपनी कविताओं को, अपने साहित्य को ही नहीं समझ रहे हैं, तो वहां नहीं तो समझ। जी, थोड़ा जी। सा बहुत जरूरी हो गया है, मुझे भी ये चीज लगती है। जी। हाँ जी। अब आप देखिए ना, जैसे हमारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो जो अधिकतर जो उनकी पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो अंग्रेजी में हैं। तो अंग्रेजी आपको वो पढ़ना ही है। आप लाख विरोध करें, पर आपने अपने बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाना है, उनको पढ़ रोज़गार परक शिक्षा देनी ही देनी है। नहीं पढ़ना। हाँ इन बिल्कुल सब सही। का विरोध हम तब कर सकते हैं जब हम हिंदी में इतना अनुसंधान कर लें, इतना कर शोध लें। कर लें कि सारी बिल्कुल पुस्तकें हमें उसमें मिल जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी। मेरे ख्याल से जागृति लोगों में आई है। आ रही है, और बहुत आ रही है। हम आजकल हम जो समझ रहे हैं कि जिस तरह से विकास भी हो रहा है, जिस तरह से छोटा छोटा प्रयास जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मुझे हाँ पता है जी। कि लोग कर रहे जी, हैं जी। हिंदी से जोड़ने का। तो जितना हम जुड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए मार्ग जो है वो सरल हो जाएगा, ऐसा जी, मुझे जी। लगता है। हो रहा है, जैसे मैं मुझे भी लगता है कि जैसे आज ऐसे हैंडसेट आ गए हैं, जो हिंदी भाषा में हैं जी जी जी। और अब हम हिंदी में बड़े आराम से हम लोग टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बिल्कुल लिखते हैं, ये सब बिल्कुल। सुविधा हमको मिल गई है हाँ और सोशल मीडिया में भी मैं देखती हूँ कि हिंदी लेखन बहुत ज़ोर-शोर से है। हाँ बिल्कुल। पत्रकारिता में और सोशल मीडिया में बहुत हिंदी ज्यादा, लिखने वाले और बहुत अच्छा लिखने वाले बहुत सारे लोग आ गए बहुत हैं सारे हमारे लोग हैं। जीवन में। जी। जी। और अब तो ट्वीट भी हिंदी में बड़े धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। ट्वीट भी देखें तो हिंदी में हाँ काफ़ी ट्वीट हो रहे हैं अब। बहुत बहुत। जी। क्योंकि उनको तो लिखने ये का एक माध्यम मिल गया ना। देखिए पहले माध्यम मिल हमारे गया। पास ये जो था कि चाहे वो फोन था या लैपटॉप्स थे, या जी, उसमें टाइपिंग की हमारे पास सुविधा नहीं थी। जैसे ही नहीं थी। सुविधा आई है, वैसे ही लोगों ने तुरंत हिंदी में लिखना, मेरे ख्याल से जो हिंदी प्रेमी थे सबने शुरू कर दिया है। इन्होंने शुरू कर दिया है। जी। क्योंकि भाषा जो है उसको एक निरंतरता चाहिए। हम्म। भाषा को निरंतरता चाहिए और भाषा तो फिर अपना रास्ता खुद ब खुद तय स्वयं कर लेती चलती है। है। बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। किसी दूसरी भाषा को मेरा विचार है कि किसी दूसरी भाषा को दोषारोपित करने से बढ़िया कि अपनी भाषा को हम समुन्नत करें और उसकी प्रगति के लिए काम बहुत करें। बहुत सुंदर बात आपने कही। और दर्शकों, आपको जो आशा ये बात बहुत अच्छी लगी होगी कि देखिए अपनी भाषा का ज्ञान होना, उसको सही तरह से लिखना, पढ़ना, उच्चारित करना, वो बहुत जरूरी है। पहले जब हम अपनी मातृभाषा पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाता है कि कैसे हम अपने विचारों को संतुलित रूप से प्रकट कर सके। और उसके बाद जब हम दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो हम उसका भी आदर करने के योग्य बनते हैं, क्योंकि हमें अपनी भाषा से प्रेम है, तभी हम दूसरी भाषाओं से प्रेम कर सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण लेते हैं। अभी जी 31 जुलाई को उनका जन्मदिन जी जयंती हम लोगों ने मनाई। जी। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो हिंदी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे और अंग्रेजी के शब्द भी उनके उसमें पुराने हाँ काफ़ी लोग हैं हाँ जिनके उसमें बिल्कुल बिल्कुल उर्दू आते भी हैं। मिलते हैं, अंग्रेजी के भी शब्द मिलते हैं। वो सब आगत शब्द हो गए मेरे ख्याल से, अब वो अलग तो नहीं हो सकते हमारी भाषा से। जी, जी। जी हाँ, जी वो जी। हमारी भाषा में रच बस गए हैं क्योंकि हिंदी अपने आप में इतनी विशाल, इतनी विस्तृत विशाल। भाषा है कि जी। अपने में समाहित करने की समय, ताकत रखती है ये हाँ बिल्कुल दूसरे क्षमता है उसमें भी। शब्दों को। तो हम जी। मुंशी जी को हम एक मतलब महान लेखक अपने देश का मानते हैं, जबकि है उनकी ही, रचना है ही हो उनको तो मना उनकी हम नहीं बराबरी कोई नहीं कर सकता है। हम उनसे हम इस बात से मना नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते यही मेरे कहने का मतलब है जी। कि भाषा तो एक सेतु है, एक पुल है, लेकिन अपनी अपनी मातृभाषा की कीमत पर किसी भी तरह किसी दूसरी भाषा को तवज्जो देना सही नहीं, नहीं उचित बिल्कुल। नहीं है। बस 2 बिल्कुल शब्द हिंदी पर मैंने लिखे हैं, वो या बोलूँगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गूंज हिंदी की तो अब दूर तलक जाएगी,
प्रतिध्वनि यही फिर लौट लौट आएगी, वाह, गूंज हिंदी की तो अब दूर तलक जाएगी, प्रतिध्वनि यही फिर लौट लौट आएगी, बड़ी सरल सहज शालीन सी यह भाषा है, यही परिचय है बस इसकी, यही परिभाषा है। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। दर्शकों, आशा है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने अपनी भाषा के बारे में भी बात करी है। एक आपसे सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में दें, और जिससे कि जितना आप इसको बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे, ये देश प्रेम की एक कड़ी में जुड़ जाएगी चीज, कि हम अपने साहित्य से लोगों को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सभी से दर्शकों बहुत बहुत हमारा ये निवेदन है, और अमृता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर हाइकू सुनाया हमको, इतने सुंदर झुरमुट शब्द का मुद्दत के बाद हमने उसको सुना है, और जो उन्होंने भाषा पे अपने विचार प्रकट करे हैं, उसका हम उनसे के प्रति दिल से आभार प्रकट करते हैं। अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस मंच की आपका गौर भी शोभा बढ़ाने का। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने का। और पुनः कोशिश करेंगे, आपको फिर से हम आमंत्रित करेंगे कि आप आए और अपने साथ और लोगों को भी हमारे साथ जोड़े, कि जिससे हम सब अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी भाषा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो थैंक यू बिल्कुल, सो मुझे मच। बहुत खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।